हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है फिफ्थ। इससे पहले कि हम फोर्थ चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाके देख लें ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस बना हो। आज का चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। क्योंकि ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है ऋग्वेद काल की। यहाँ पे बात स्टार्ट हो चुकी है ऋग्वेदिक काल की। जैसे कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेदिक काल का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली पॉइंट ये आता है कि शासक बने कैसे। क्योंकि पूर्व वैदिक काल तक अगर हम देखते हैं एक संरचना, तो एक प्रॉपर ऐसा कोई शासन नहीं है, प्रॉपर राजा नहीं है कि उनकी अपनी कोई स्थायी सेना है या अपना एक प्रॉपर प्रशासन है उनका, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो धीरे धीरे शासन की जो व्यवस्था है वो स्थापित होने लगी थी। शासक उभरने लगे थे, बड़े बड़े राज्य भी उभरने लगे थे। तो ये किस तरीके से बनी, ये प्रक्रिया किस तरीके से बनी, किस तरीके से बड़ी, उसको हमें यहाँ देखना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो अगर हम प्रेजेंट में शासक कैसे चुनते हैं, बेसिकली हम हमारी गवर्नमेंट को कैसे चुनते हैं, हम चुनाव करते हैं, चुनाव होते हैं, हम वोट करते हैं, तब हमारी गवर्नमेंट बनती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो ये शासक उभरे थे ये उभरे थे यज्ञों के द्वारा। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में यज्ञों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मतलब बहुत महत्वता दी जाती है उनको। तो उस टाइम पे यज्ञ होते थे। तो जैसे कि उस टाइम पे यज्ञों की बहुत महत्वपूर्ण थे यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ उनमें से एक था। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो उसे कराता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था और वो जिन जिन क्षेत्रों से निकलता था या तो उसे पकड़ के कोई उस राजा से लड़ाई करे और उसमें जो हार जीत होगी उससे फैसला होगा, या फिर उसे अगर वो जाने देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिसके क्षेत्र में से गया है वो जिसका घोड़ा है उससे कम शक्तिशाली है। और उसके बाद जो कम शक्तिशाली हैं उनको, जिसका घोड़ा था वो अपने यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित करता था। तो इस तरीके से एक शासक बनने की प्रक्रिया स्थापित हुई। क्योंकि कुछ जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े ये यज्ञ कराए और राजा बन गए। तो इस दौरान एक और प्रथा थी कि जो मतलब जिनके क्षेत्रों में से घोड़ा निकला और जिन्होंने ये मान लिया कि जिसका ये घोड़ा है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो लोग उस राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। जब वो यज्ञ में शामिल होने जाते थे तो उसके लिए उपहार लेकर आते थे। और जो राजा यज्ञ करवा रहा है तो उसका एक अपना स्थान था। यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। और जो राजा होता था, मतलब जो यज्ञ करवा रहा है, उसकी विजयों का गुणगान भी किया जाता था। और एक और बात है कि उस टाइम पे उस यज्ञ में रानी और पुत्र दोनों शामिल होते थे, रानियां भी शामिल होती थीं। और ये जो यज्ञ करवाए जा रहे हैं ये यज्ञ कराए जा रहे हैं पुरोहितों के द्वारा, ठीक है। और इनमें जो एक विष या फिर वैश्य के जैसे लोग हैं, मतलब जिन लोगों को विष या वैश्य माना गया है, वो लोग उपहार लाते थे, उनके उपहार स्वीकार किए जाते थे। लेकिन ऐसे कई अनुष्ठान हैं जिनमें उनको शामिल नहीं किया जाता था और पुरोहित इनको शूद्र मानते थे। अब यहाँ पे आपका एक कॉलम है वर्ण। बेसिकली ये बताता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण कहते किसको हैं, ये शब्द आया कैसे है। तो जैसे कि उत्तर भारत क्षेत्र में ग्रंथों की रचना हो रही है और ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए हैं उन्हें उत्तर वैदिक कहते हैं और उस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। तो जिसमें आपके आते हैं ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ में आते हैं, यानी कि ये सभी उत्तर वैदिक काल में आते हैं। और इन ग्रंथों में ना पुरोहितों द्वारा कई प्रकार के अनुष्ठान और उनको किस तरीके से संपादन करना है, उनकी क्रियाशैली क्या होगी, इनकी विधियां बताई गई हैं और सामाजिक नियम क्या होंगे इस बारे में भी बताया गया है इन ग्रंथों में। अब इस दौरान क्या था कि समाज कई समूहों में विभाजित था। अगर आप देखते हैं तो पुरोहित भी मिलेंगे आपको, योद्धा, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले,
या जंगल में रहने वाले, बेसिकली हर प्रकार का समूह इस काल में मिल रहा था। तो ये तो समूह हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब समाज समूहों में था और इतने प्रकार के समूह थे समाज में, तो फिर वर्ण का शब्द कहाँ से आया, या फिर वर्ण कैसे उठा, या वर्ण किसे कहते हैं बेसिकली। तो जो पुरोहित हैं उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में बांटा, और इन 4 वर्गों को बांटने को ही वर्ण कहा गया है। और इन्होंने हर वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर, और साथ ही साथ इनका एक स्थान निर्धारित किया गया। जैसे कि पहला स्थान है ब्राह्मणों का। इनका काम है वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करवाना। बेसिकली ये जितने पूजा अनुष्ठान वाले जो काम हैं वो ब्राह्मण करवाएंगे, और इनके बदले में इन्हें उपहार मिलेंगे। इसमें दूसरा स्थान माना गया शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं। उनका काम होगा युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर आते हैं विश्व या वैश्य। इनमें आते हैं आपके जो कृषि करते हैं यानी कि कृषक, या जो पशुपालन का काम करते हैं वो पशुपालक, या फिर जो व्यापार करते हैं यानी कि व्यापारी। और यहाँ पे जो ये दो वर्ग हैं, क्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अब आता है चौथा स्थान और अंतिम स्थान, जो था शूद्रों का। इनका काम माना गया कि ये ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, और इन्हें किसी भी अनुष्ठान में अधिकार नहीं है कि ये उसमें भाग ले सकते हैं। और उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। महिलाओं का कंपैरिजन शूद्रों से किया जाता था, उन्हें उनके समान माना गया, और उन्हें वेदों का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब शूद्रों और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं था। तो अब अगर ये जो वर्गों का विभाजन है, अगर इसके हम बेस की बात करें, मतलब इसका आधार क्या था, तो ये जाति के आधार पर बांटे गए थे। और इसके अंतर्गत ये था कि अगर किसी ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और उसे वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब भी वो ब्राह्मण ही माना जाएगा, और उसे वो सारे अधिकार हैं जो एक पुरोहित को होते हैं। और अगर कोई दूसरे वर्ग में जन्म लिया है जिसने, लेकिन वो वेदों का अध्ययन जानता है, वेदों का पूरा एक अनुष्ठान, जो एक पुरोहित जो एक अनुष्ठान करवाते हैं वो सारी क्रिया जानता है, वो फिर भी उसी वर्ग का कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, उसे वो अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से समाज में विभाजन हो रहा था। एक तरीके से कह सकते हैं कि असमानता आ रही थी बहुत बड़े स्तर पर। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि बहुत लोग इस व्यवस्था के बिल्कुल विरोध थे, वो नहीं मानना चाहते थे इसको। इसमें बहुत से लोगों का ये कहना था कि वेदों का अध्ययन और अनुष्ठानों का अध्ययन और अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार सभी का होना चाहिए। ये अधिकारों में असमानता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें जनपद। तो जैसे कि एक राजा की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, मतलब राजा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो धीरे धीरे एक प्रॉपर एरिया बनेगा, प्रॉपर क्षेत्र बनेंगे राजा, उसमें एक प्रॉपर राजा होगा, उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और जनपद उभरे। तो अगर जनपद का मतलब हम देखें तो जनपद का मतलब होता है कि जन के बसने की जगह, मतलब जहाँ लोग निवास करते हैं। तो जो महायज्ञ करा रहे थे राजा, अब वो जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। और इन जनपदों के साक्ष्य हमें खुदाई में काफ़ी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे भी रखा है आपका, दिल्ली में जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये मुख्य हैं। और खुदाई में जो यहाँ से साक्ष्य हमें मिले हैं वो मिले हैं हमें कि लोग ना झोंपड़ियों में रहते थे और जानवर पालते थे। साथ ही अगर बात करें हम उनके फसलों की कि वो क्या फसलें उगाते थे या क्या खान पान था उनका, तो उसमें आपका आता है चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, तिल, सरसों, गन्ना, ऐसी फसलें उगाई जाती थी। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, ये जो जनपदों की बस्तियाँ खुदाई करी गई हैं, इन जगहों से हमें एक अलग तरीके के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मतलब जो रेगुलर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक विशेष तरीके के बनाए हुए बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दे रखा है आपका, इस तरीके का बर्तन मिला है, इस पे चित्रकारी करी हुई मिली है, और ये नॉर्मल रेगुलर बर्तनों से काफ़ी
पतले और सुंदर तरीके से बनाए गए बर्तन हैं। इनके बारे में ये कहा गया है कि हो सकता है जब कोई खास अनुष्ठान होता हो या फिर कोई खास वर्ग आता हो या कोई खास अवसर होता हो, तब इन बर्तनों का यूज़ किया जाता होगा। इन बर्तनों को कहा जाता है चित्रित दूषर पात्र। तो इन्हें इस नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है महाजनपद। तो जैसे कि हमने देखा कि 3000 साल पहले शासक बनने की एक प्रक्रिया स्थापित होने लगी, मतलब शासक बनना या राजा बनना शुरुआत हो चुकी थी 3000 साल पहले। वो प्रक्रिया धीरे धीरे यज्ञ के द्वारा स्थापित हुई। फिर वो प्रक्रिया थोड़ी और बढ़कर जनपद के रूप में स्थापित हुई। फिर उन जनपदों में से कुछ प्रसिद्ध जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए या उनकी क्षेत्र विस्तार काफ़ी ज़्यादा रहे, वो महाजनपद में बदले। तो टोटल 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे बात। तो जी जो महाजनपद थे, इनमें से बहुत से महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियाँ थीं और इन राजधानियों में ना इन्होंने किलेबंदी कराई। मतलब चारों ओर या तो लकड़ी से या फिर बड़े बड़े पत्थर या ईंटों से दीवारें बनाई गईं। इन साक्ष्यों को देखकर ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि हो सकता है कि अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए और सुरक्षा के उद्देश्य से ऐसा किया गया हो। उसके साथ ये भी कहना है कि हो सकता है कि कुछ लोग अपनी शक्ति, अपनी समृद्धि को दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया। उसके साथ दूसरा रीज़न ये भी है कि किलेबंदी करने के कारण जो अंदर लोग रह रहे हैं उन पे अपना शासन करना बहुत आसान होगा राजा के लिए। इस उद्देश्य से भी शायद ये किलेबंदियां करवाई गई थी। यहाँ पे मैप दे रखा है आपका महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर। सो ये रहा आपका तक्षशिला, हस्तिनापुर, वैशाली, मगध, कौशाम्बी, उज्जैन, कौशल, वज्जी। ये हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला, मगध और वैशाली जो हैं ये आपके महाजनपद में आते हैं। तो ये मैप आप ध्यान से बाद में देख लेना। अब क्योंकि एक प्रॉपर शासन की व्यवस्था स्टार्ट हो रही है, तो राजा है तो युद्ध भी लड़ेगा, क्षेत्र विस्तार भी करेगा, तो वो उसके लिए उसे सेना तो चाहिए, वो भी स्थायी सेना चाहिए। तो अब एक स्थायी सेना बनने लगी थी या कह सकते हैं अस्तित्व में आ रही थी। क्योंकि स्थायी सेना है तो पूरी साल उन्हें रखा जाएगा, तो पूरे साल का उन्हें वेतन दिया जा रहा है। अब वेतन दिया जा रहा है तो किसी रूप में तो दिया जा रहा होगा ना। तो ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि जो उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता था वो किया जाता था सिक्कों के रूप में, और उस टाइम पे चलते थे आहत सिक्के। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक सेना का भी विकास हो रहा है, यानी कि एक स्थायी सेना का विकास हो रहा है। यहाँ ये आपकी पिक्चर में दे रखा है कि ये एक कौशाम्बी किले की दीवार है। इस तरह की दीवारें किलेबंदी के दौरान प्रयोग में लाई जाती थी, मतलब इस तरीके से बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट आपका आता है कर। तो अब शासन व्यवस्था की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। उसकी अपनी एक सेना बन चुकी है, वो राजा बन चुका है, किलेबंदी कराई गई है। तो अब इस सब को निगरानी करने के लिए लोग भी चाहिए, एक प्रशासन चाहिए, कर्मचारी चाहिए, उनको भुगतान करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। अब वो हमेशा उपहार पे तो निर्भर नहीं रह सकता ना, कितने उपहार मिल जाएंगे, कब तक मिलेंगे। और तो इसीलिए फिर राजा ने कर लगाने शुरू करे। तो उस टाइम पे क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि पे कर लगाए गए। उसके साथ ही साथ जो व्यापार करते थे उन पे भी कर लगाए गए, जो कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाए गए। तो कह सकते हैं कि सारे समूहों पर कर लगाए गए और उस कर से ही राजा का प्रशासन आगे बढ़ा। उसके अपने खर्चे उन चीज़ों से निकले और उसी से एक प्रॉपर शासन व्यवस्था स्थापित हुई, क्योंकि बिना पैसों के ही शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। तो जो फसलों पे कर लगाए गए उन्हें कहा गया भाग, और ये लगाया गया पूरी उपज का 1/6 भाग पर। इतना हिस्सा कर के रूप में देना होता था। और जो कारीगरों के ऊपर जो कर लगे हैं उसे वो चुकाते थे श्रम के रूप में। मतलब ये हुआ कि एक महीने में उन्हें राजा के यहाँ पे एक दिन काम करना होता था,
और इसमें आपके बुनकर, लोहार, सोनार सभी आ जाते हैं। बेसिकली जो कारीगर हैं, जो कारीगरी करते हैं, इसमें आपके ये सभी आएंगे। तो ये सभी महीने में एक बार राजा के यहाँ पे जाके काम करते थे। ये उनका कर के रूप में चुकाना होता था। और अगर हम बात करें पशुपालकों की, तो उन्हें या तो जानवर या फिर उत्पाद जो उन्हें प्राप्त हो रहे हैं वो उन्हें कर के रूप में देने पड़ते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं व्यापारियों की, तो जो वो खरीदते बेचते थे सामान को, उसमें उन्हें कर देना पड़ता था। और आखेटक संग्राहक जो थे, मतलब जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त करते हैं, अपना जीवन यापन घूमते फिरते करते हैं, एक जगह स्थायी जीवन नहीं जीते, वो भी कर चुकाते थे जो उन्हें जंगलों से प्राप्त होती थी वस्तुएं उनके रूप में। अब आपका नेक्स्ट है कृषि में परिवर्तन। तो मतलब कृषि में किस तरीके के परिवर्तन आ रहे थे। तो कृषि के रूप में हमें इस काल में दो बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। जैसे कि पहले जो हल था वो लकड़ी का बनाया जाता था, अब उससे ज़मीन को जोतना उतना आसान नहीं होता होगा। तो इस काल में जो हल के आगे का जो जोतने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे फाल कहते हैं, उसे लोहे का बनाया जाने लगा, जिससे कि ज़मीन को जोतना आसान हो गया। और इसका सीधा सीधा असर पड़ा फसलों की उपज पर। मतलब फसल की उपज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरा जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ कि जो पहले धान होता था ना, वो ऐसे ही बीज खेतों में बिखेर दिए जाते थे। उसका नुकसान ये होता था कि बहुत सारे पौधे बेकार हो जाते थे, कुछ ही परसेंट पौधे जिंदा रह पाते थे। तो अब ऐसा किया जाने लगा कि पहले उसका बीज बोया गया, फिर जब पौधा हुआ फिर उसका रोपण किया गया। कह सकते हो कि जैसे आज की डेट में धान बोया जाता है, उस तरीके से धान बोया जाने लगा, जिसका सीधा सीधा असर पड़ा कि उसकी उपज एक साथ कई गुना बढ़ गई। क्योंकि अब जो पौधे पहले आधे से ज़्यादा बर्बाद हो जाते थे, अब वो बर्बाद नहीं होते थे। धान रोपण का कार्य एक ऐसा कार्य होता है कि जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले लोग चाहिए। तो इस दौरान जो काम करते थे, मतलब इस दौरान जो इसमें सहायता करते थे, वो होते थे दास या दासी, या फिर जो जिनके पास भूमि नहीं है, वो लोग इस तरीके से मजदूरी करते थे। नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें आपका पहला है मगध। हम पहले मगध महाजनपद के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है, आपकी इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो मगध है, ये 200 सालों के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण जनपद के रूप में उभरा। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि गंगा और सोन जैसी नदियां थीं जो मगध से होकर बहती थीं। इसके कारण यातायात की सुविधा आसान थी। उसके साथ ही जल वितरण भी आसानी से होता था। प्लस जमीन को उपजाऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। और मगध का जो एक हिस्सा है वो जंगलों से घिरा हुआ था। तो जंगलों में हाथी पाए जाते थे और साथ ही साथ लकड़ियां भी पाई जाती थी। तो जो हाथी होते थे उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती किया जाता था, मतलब प्रयोग किया जाता था। और लकड़ियों से कई तरह के सामान बनाए जाते थे, जैसे कि गाड़ियाँ, घर, रथ, ये सभी लकड़ी से बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे लोहे की खदानें भी काफ़ी मिली हैं, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जो औजार और हथियार बनाने होते थे उनमें बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई। क्योंकि युद्ध के लिए औजार और हथियार दोनों की ज़रूरत पड़ती है जब एक प्रॉपर शासन स्थापित हो चुका होता है। तो मगध के 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, जिसमें आपका आता है पहला बिंबिसार, फिर आता है अजातशत्रु और महापद्मनंद। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र को उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। और जो बिहार में जो राजगृह है, आज की डेट में उसे राजगीर कहते हैं, ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही है। और बाद में उसके बाद जो राजधानी बनी वो बनी पाटलिपुत्र, जो कि आज की डेट में पटना है। मगध महाजनपद कितना शक्तिशाली रूप में उभरा था, इसका हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि लगभग 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, जो पूरे विश्व पे विजय करना चाहता था। और वो सफल नहीं हुआ उसमें पूरी तरह से। और उसके बाद वो मिस्र और पश्चिम एशिया का जो कुछ राज्य हैं उन्हें जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आने लगा। और जैसे ही वो मगध की तरफ चलने लगा था, तो उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया।
क्योंकि वो इस बात से डर रहे थे कि भारत के शासक जो हैं उनके पास पैदल सैनिक, हाथी और रथ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और वो उनके सामने नहीं डट पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे मगध किस शक्तिशाली रूप में उभरा हुआ था, कितने शक्तिशाली रूप से स्थापित हो गया था। अब नेक्स्ट आपका आता है वज्जी। तो जैसे कि हमने मैप में देखा था कि मगध के बिल्कुल बराबर में ही वज्जी राज्य आता है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये रहा मगध और वज्जी, ये बिल्कुल बराबर में आता है। तो वज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली है और इसमें ना एक अलग ही तरीके की हमें शासन व्यवस्था देखने को मिल रही है जिसे गणीय संघ कह रहे हैं। तो गणीय संघ का मतलब होता है कि कई सदस्यों का समूह है, या फिर कह सकते हैं कि संगठन है या सभा है। ये तीन तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे करीब 10-15 लोग हैं, उनका एक समूह है, या फिर एक प्रॉपर सभा है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो उन 10-15 लोगों में प्रॉपर डिस्कस करके तब लिया जाएगा। कोई एक व्यक्ति उस निर्णय को नहीं ले सकता। जैसे कि अगर राजा है तो वो अपना एक डिसीजन, अपना एक निर्णय ले सकता है, लेकिन यहाँ पे एक समूह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर 15 से 16 लोग हैं उसमें, तो 15 से 16 लोगों का राय बहुत महत्वपूर्ण है और सब मिलजुल कर ही किसी फैसले को लेंगे। उसके साथ ही साथ इस समूह में जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही राजा कहलाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आदमी राजा नहीं कहलाता है, बल्कि सारे के सारे राजा कहलाते हैं। और ये लोग अनुष्ठान करते थे और हर मुद्दे पर एक विचार विमर्श करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी निर्णय लेना होगा या किसी भी चीज़ पे उन्हें डिस्कस करना है, विचार विमर्श करना है, तो सभी लोग एक साथ इकट्ठे बैठ कर लेंगे। अगर किसी से उन्हें युद्ध करना है तो उसके पीछे रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सभी लोग एक साथ विचार विमर्श करके ही उसका कोई निर्णय लेंगे। और इन सभाओं में स्त्रियां, दास या फिर कामगार या कारीगर भाग नहीं ले सकते थे। और जो ये गण और संघ थे, इनसे संबंधित बुद्ध और महावीर दोनों थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया गया अजातशत्रु और वज्जी संघ। तो अगर हम वज्जी संघ की बात करें कि इसका हमें उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है या इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमको मिलता है दीर्घ निकाय में। और दीर्घ निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो यहाँ इस कॉलम में क्या दिया गया है कि जो अजातशत्रु वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहता था और उसने इस बारे में सलाह लेने के लिए अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। तो जो बुद्ध हैं वो तो युद्ध के खिलाफ हैं। तो बुद्ध ने सवाल किया कि क्या वहाँ पे सब बराबर हैं। तो अजातशत्रु ने युद्ध नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसी बातें कहीं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो लोग ये करेंगे। मतलब क्या करेंगे? वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो उसने युद्ध के बदले समाज में एक समानता की बात की। इन संघ या गणों पर बहुत से शक्तिशाली राज्य अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये राज्य अपने अस्तित्व को लेकर चलता रहा। लेकिन उसके बाद लगभग 1500 साल पहले गुप्त शासक आए और उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। और ये जो गुप्त वाला चैप्टर है ये अभी आपका आगे आएगा। यहाँ पे अब आपका एक कॉलम दे रखा है अनियंत्र करके। तो यहाँ पे बात की गई है यूनान और एथेंस की। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस में एक शासन व्यवस्था स्थापित की गई जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया, और जो लगभग 200 साल तक चली। और इसमें क्या था कि जो 30 साल से ऊपर हैं वो सभी पुरुष नागरिकता के अधिकार हैं, लेकिन जो दास हैं
वो नहीं है। उसके साथ ही साथ औरतों को नागरिक नहीं माना गया, और जो व्यापारी या शिल्पकार थे जो एथेंस में रहते थे, फिर ऐसे बहुत से काम करने वाले जो विदेशी हैं, उन लोगों को भी नागरिक का अधिकार नहीं दिया गया। और जो एथेंस में खादानों में या फिर घरों में काम कर रहे हैं, यानी कि दास हैं, उनको भी नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। तो अगर इस संरचना को हम आज के हिसाब से देखें, आज से कंपेयर करते हैं, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये प्रजातंत्र या गणतंत्र की व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन उस टाइम पे गणतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत इस तरीके के नियम थे, इस तरीके से व्यवस्था स्थापित थी। तो अब ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।